हेलो एवरीवन। आज हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने गेट के बारे में बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक और 1945 के बाद में विश्व भर में सभी देशों में ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि विश्व में शांति चाहिए, विश्व में विकास चाहिए। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अधिक से अधिक की जाए ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके, समन्वय स्थापित हो सके, अच्छा ट्रेड हो, अच्छा व्यापार हो। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। और अब देखिए, उस दौरान वर्ल्ड बैंक बना, ITO बना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसकी निर्माण हुआ, जो बटन वुड सिस्टम था उसके तहत। और इसी तहत आप देखेंगे एक ITO का स्थापना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक हवाना कॉन्फ्रेंस करके 56 कंट्रीज़ का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें US भी था, कई कंट्रीज़ थे, जिसमें 53 कंट्री एग्री कर गए थे हवाना कॉन्फ्रेंस, जिसको नाम दिया गया हवाना चार्टर। और उन्होंने तय किया कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये सब होने के बाद में सब देशों में ऐसे राय बनी कि इसका ITO इज़ ओके। लेकिन उसके बाद में US जो अमेरिका था, विकसित कंट्री था, उस टाइम भी उसकी जो GDP था बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा था, तो वो मुकर गया। तो क्या हुआ, फिर गेट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन गेट से जो वो चाहते थे वो नहीं मिला, जैसा हम चाहते थे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं मिल पाया। उसके दो कारण हैं। एक तो मोटा मोटा गेट चूँकि एक एग्रीमेंट था। देखिए दोस्तों, आपको एक बात यकीन, इसका जो नाम है उसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसका जो टैरिफ और उसका ट्रेड, उनका एक जनरल एग्रीमेंट है। WTO एक पावरफुल बॉडी है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, न कि एक एग्रीमेंट है। और ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्भव भी उसी से हुआ कि जो गेट की जो खामियां थी और उसी को लेके इसको पावरफुल बनाया गया ताकि कुछ मीनिंगफुल आउटपुट दे सके। तो इससे WTO की स्थापना शुरुआत हुई। अब देखिए, अब WTO की जो अडॉप्ट किया गया था वो 15 अप्रैल 1994 को। और ये हुआ कब, सब एक फाइनल राउंड पे राउंड, जो उनकी हर साल की मीटिंग होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उरुग्वे राउंड चला था 1986 से 1940 तक। ये राउंड अधिकतर देशों में हुआ। और फाइनली जब मोरक्को के अंदर जो मेराकेश मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि इस टाइप का एक मॉडल होगा और ये इस तरह काम करेगा। और इसको अडॉप्ट किया गया 15 अप्रैल 1994 को। और उस टाइम जब फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में इसको जो लागू हुआ, उसके लिए डेट दी गई 1 जनवरी 1995। ये किस प्रकार का है, चूंकि इसके नाम से भी ऊपर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बात बताऊंगा, ट्रेड होता क्या है। चूंकि ये इंटरनेशनल है, बाकी विभिन्न देशों के मध्य है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला टैरिफ है, जो दरें इंटरनेशनल जो उसके ऊपर जो शुल्क लगाते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। तो उसमें क्या था, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके कंट्रियों के लिए इसकी स्थापना हो गई। पर्पज़ क्या था, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, रिडक्शन करना और अदर बैरियर। प्रिंसिपल, इसके लिए 3 प्रिंसिपल थे मित्रों। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। एक क्या था, रेसिप्रोसिटी, RECIPROCITY। रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल होता है ना, जो अदला बदली जो भी है। यानी अगर आपने इंपोर्ट एक कंट्री के लिए इतना किया है तो और वो दूसरा कंट्री भी आपको एक्सपोर्ट उसी दर पे करेगा। उसके लिए टैरिफ ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया आज इस दर पे तो इसको एक्सपोर्ट करे और वो कंट्री इसको वही सामान इस दर पे
इसको इस इंडिया उसको इंपोर्ट दूसरी दर पे, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जितना लागू होगा उतना आपको इंपोर्ट भी देना पड़ेगा, इतना एक्सपोर्ट भी देना पड़ेगा। दूसरा एक आया था MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक कॉन्सेप्ट चला था। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, जब इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको MFN का दर्जा दे रखा, यानी उनके लिए टैरिफ रेट अलग होगी। किससे? बाकी कंट्रीज से। आज कोई मोस्ट फेवर्ड नेशन का पहले किसी ने दर्जा दिया तो उसको जो वस्तु वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैरिफ की या उसकी जो शुल्क की दरें थी वो कम थी या बाकी की बजाय लो थी या फ्री कर दिया मोस्ट फेवर्ड देके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये कह रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस कंट्री पे आप एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस रेट पे, उस पर आपको बाकी को भी करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या हो गया? नो MFN, नो डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा था एक नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है मित्रों? जैसे दो था ना, एक तो डोमेस्टिक गुड्स, एक फॉरेन गुड्स। जैसे एक तो आपके कंट्री के अंदर पैदा हुआ, दूसरा बाहर का गुड्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर वाले गुड्स पे अलग रेट कर दे और अपने वाले जो गुड्स है उसकी अलग रेट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको सबको एक ही नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, एक जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। इस 3 प्रिंसिपल पे WTO टिका हुआ है। ये मेन 3 प्रिंसिपल है। अब एक बात बताऊंगा, एक नेक्स्ट जो आता है इसके आगे, कि इसका जो अभी विकासशील देश इसको लेके बहुत वो है, और जो काफ़ी डरे हुए इसके अधिकतर मामलों में इनको बैकफुट पे रहना पड़ता है, क्योंकि विकसित देशों का होल्ड है इसके ऊपर। और अधिकतर चूंकि आप जानते हो कि जो जिसके पास जितने धनी राष्ट्र है उनके पास पैसा है, जिनका GDP हाई है, जो FDI चाहते हैं, तो वो सब्सिडी को लेके, इन चीज़ों को लेके बार बार विरोध करते हैं, MSP को लेके विरोध करते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट इसके अंदर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसका जो बॉडी है वो देख लेता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड, जेनेवा धरती का स्वर्ग माना जाता है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। वर्ल्ड वाइड है इसका मेंबरशिप अभी राइट नाउ 164 मेंबर है, सदस्य है इसके। ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। डायरेक्टर जनरल इसका सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो मिनट्स होते हैं उनको मोटा मोटा ये एग्जीक्यूट करता है। अभी रॉबर्ट अजेवेडो, जिन्होंने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि ही विल बी स्टेप डाउन ऑन 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त जो अभी गया है उसको स्टेप डाउन हो गया। अब ये प्रश्न आता है अभी कौन है, तो मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी इस पर कोई भी डायरेक्टर जनरल नहीं है। इनका नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो 8 जून 2020 को शुरू हुई थी और 8 जुलाई 2020 को ख़त्म हो गई। फाइनल जो राउंड था वो 8 सितंबर को फिनिश हो गया। और विद इन नेक्स्ट जो 2 मंथ है इसमें एक जनरल सेंसस बना दी जाएगी। अधिकतर जिन्होंने नॉमिनेशन किया उनके ऊपर एक सेंसस बना के, और एक को जिनको भी है एक इलेक्ट होगा, वो एक होके अगले 2 महीने में आपको एक नया इसका डायरेक्टर जनरल मिल जाएगा। अभी जो है इसका जो चेयर है जनरल काउंसिल का, डेविड वॉकर, वो इसको काम को जो नॉमिनेशन है इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। इसका बजट ऑलमोस्ट मोर देन 200 मिलियन डॉलर का है। स्टाफ की संख्या ऑलमोस्ट 640 या 700। वेबसाइट www.WTO ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या है? डील विद द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, गुड्स, सर्विस और IPO। मैं इनके अलावा आपको बता देता हूँ, ये केवल ट्रेड के लिए ही नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, पर्यावरण और ट्रेड। और ट्रेड के अंदर क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन सब चीज़ों को WTO डील करता है। इसमें ये सब कुछ दे रखा है आपका जो भी सिस्टम है, मैंने आपको PDF डाल दिया इसका। अब इसमें आता है कि ये डेवलपिंग नेशन का विरोध क्या है। जो डेवलप्ड नेशन है इनका विरोध क्या करते हैं वो ये कहते हैं नंबर 1 कि आप एक तो सब्सिडी बंद करो। सब्सिडी का मतलब जो तरजीह देते हैं, जो हम इनको कुछ उसके अलावा जो कुछ जैसे पर्टिकुलर आपने कुछ चीज़ वहाँ से इंपोर्ट किया, कोई थिंग्स इंपोर्ट किया, उसका प्राइस मान लिया 100 रुपये है।
अब आपको पता है हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोग बीपीएल है, कितने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनकी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो, तो उसको क्या करते हैं कि भाई हाँ इतना आप खरीद रहे हो, इसके बदले हम आपको इतनी सब्सिडी दे देंगे, उनके खाते में इतने पैसे डाल देंगे। उसका जो ऊपरी कॉस्ट है उसको कौन बियर करता है? गवर्नमेंट। तो इसको लेके डेवलप्ड नेशन का हमेशा विरोध रहता है। वो ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते रहे तो हमारी जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाता है। वो कैसे कम हो जाता है? बोला जब यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी कोई प्लांट लगाएगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्शन की कीमत, चूंकि आप तो इसको इस तरह करोगे तो वहाँ पे मान लिया 100 रुपये में वो बेचेगा, तो हमारी चीज़ को वो खरीदेगा क्यों? क्योंकि आपने तो सब्सिडाइज रेट पे उसको कम कर दिया। तीसरा ये रहता है कि एमएसपी का जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट अपने जो गुड्स है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उनको परचेज करता है, प्रोक्योर करता है और एक बफर स्टॉक बनाता है। और लास्ट में जब बफर स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको इंटरनेशनल मार्केट में निकालती है, थोड़ा लोअर रेट पे निकाल के, या जैसे वो इंटरनेशनल मार्केट। तो वो ये कहते हैं कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में बाकी देशों का जो थिंग्स है उन पे प्रभाव पड़ता है। वो तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने भी एक बास्केट बना रखे हैं, बॉक्स बना रखे हैं, अम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। जो भी है अम्बेर बॉक्स में दिक्कत है एमएसपी को लेकर, इसी प्रकार ब्लू बॉक्स में थोड़ी कम है। तो ये कुछ इनके बारे में कुछ थिंग्स है डब्ल्यूटीओ के बारे में। और तीसरा, अब जो आजकल अभी आपने पहले पढ़ा है, जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है आपका आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी डब्ल्यूटीओ के अंदर सम्मिलित की गई है। इसकी बता दें सबसे बड़ी जो एक बॉडी होती है गवर्निंग, वो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ही जनरल जो काउंसिल है, इसमें सभी निर्णय किए जाते हैं और उनको निर्णयों को क्रियान्वित कौन करता है? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। अब इसके मोटे मोटे जो 6 ऑब्जेक्टिव्स है एग्रीमेंट का, जो 6 मेन पार्ट में इसको दिया गया है। एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ को जो स्थापित करता है, एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है जो आया था ना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो इसका एक पार्ट है ये। और दूसरा है ये, इसमें पहली बार सर्विस को भी शामिल किया गया है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उसके साथ सर्विस सेक्टर को। आप जब पढ़ोगे कुछ जीके ये, तो अभी अब जैसे अपना इंडिया का देख ले आप, तो सबसे जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है 32% या कितना मोर देन अभी ज़्यादा हो गया होगा, वो सबसे ज़्यादा सर्विस टैक्स से ही आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। एक एग्रीमेंट ऑन जो टेरिफ पे एग्रीमेंट था उसको लागू करना, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट है उसकी स्थापना करना, कि विभिन्न देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करना। तीसरा, ट्रेड पॉलिसीज है उनको रिव्यू करना। तो ये मोटा मोटा इनका ये 6 ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अतिरिक्त भी इसके कुछ मूल तत्व है। अब इसमें कुछ पर्यवेक्षक सरकार है, जैसे रशिया है, कुछ पार्ट है जो इसके मेंबर वैसे नहीं है, शामिल हो सकते हैं वो, लेकिन वो एज ए पर्यवेक्षक इनके साथ काम करते हैं। इनमें होता क्या, डब्ल्यूटीओ से लाभ क्या हो रहा है, लक्ष्य क्या है? एक तो आपस में बातचीत या कॉरपोरेशन के द्वारा बाधाएं को कम करना और भेदभाव बिना बाइस्ट किए गए सिद्धांत स्थापित करना। दूसरा, आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहन देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसमें लागत में कटौती करना, जो बिजनेस की जो कॉस्टिंग आ रही है उसको कटौती करना, उसको लोअरिंग करना। तीसरा है सुशासन, एक तो ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस की स्थापना करना। और नेक्स्ट इसमें आता करप्शन नहीं हो, ऑटोक्रेसी नहीं हो। ये मोटा मोटा इसके अंदर हो गया। कुछ देशों में, विकासशील देशों की एक आवाज़ बन सकता है, तो फ्री ट्रेड को लेके एक स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रोत्साहन देना। डब्ल्यूटीओ शांति और स्थिरता में योगदान भी देता है। ये कोई विशेष एजेंसी नहीं है, बल्कि एक संयुक्त राष्ट्र से संबंध एजेंसी है और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसलिए इसने डब्ल्यूटीओ ने यूएन, जो यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना मैं बता रहा था आपको, 1945 के बाद में जो संगठन बने थे उनमें सबसे मुख्य था यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, जो इसकी स्थापना। तो उसी यूएनओ से इसका संबंध स्थापित हो गया था। जैसे 1 जनवरी 1995 को ये बना था और 15 नवंबर को यूएनओ के साथ इसका एग्रीमेंट साइन हो गया।
इस प्रकार उसकी संचालन के लिए बॉडी मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसकी सर्वोच्च निर्णायक निकाय है जो आमतौर पे बाई एनुअल इसकी एक मीटिंग होती है और सभी सदस्य एक साथ आते हैं इसके अंदर। जनरल असेंबली जो WTO की सर्वोच्च स्तरीय महापरिषद है, ये ऑल अबाउट WTO के बारे में एक काफ़ी, वैसे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन आपके लिए शायद ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी।